हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस की क्लासेस हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी पहली क्लास है और इसमें मैं इस बार है ना टॉपिक वाइज नहीं करा रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन रोज के रोज कराती जाऊँगी। इससे आपके बहुत सारे प्रश्नोत्तर तैयार होते जाएंगे। जैसे कि आज हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है तो दिन में 2 से 3 वीडियो लेके आऊँगी। 2021 मेंस हो या 2022, जिनका भी 70 प्लस कल मार्क्स हैं वो लोग अपना मेंस में लग जाइए। अगर वो रिजर्व्ड कैटेगरी में हैं तो 69-70 ये समझ लीजिए। बाकी जनरल कैटेगरी का अगर बात है तो वो मैंने कट ऑफ का वीडियो इसलिए नहीं बनाया है कि एक बार आयोग की आंसर की आ जाए, क्योंकि उसमें कुछ आंसर्स में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आयोग का आंसर और हमारा आंसर में अलग होता है हर बारी जैसे हम देखते हैं। तो जैसा भी आयोग के आंसर की कल में आ जाएगी जहाँ तक है, तो आयोग के आंसर की से मिलाकर स्टूडेंट का रिव्यू जान के कि उनके कितने मार्क्स हैं तो फिर मैं उसका कट ऑफ बनाऊंगी। बाकी अगर जिनका भी 70 प्लस है तो वो मेंस की तैयारी स्टार्ट कीजिए, और जिनका 2021 का मेंस है जुलाई अगस्त में, वो भी तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं, भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में समझाइए। भारत के भू आकृतिक प्रदेश पर प्रकाश डालिए। जैसे एग्जाम में लेना है, लिखना है, जिस तरह से फ्लो चार्ट डायग्राम का यूज़ करना है वही मैं करा रही हूँ, और जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ वो मेरा मेंस के जो नोट्स हैं उसी में से ही करा रही हूँ। मेरा जो एमपीपीएससी, जो लोग भी न्यू जुड़े हैं मेरे मुझसे, तो मेरा जो एमपीपीएससी मेंस का पैकेज है जिसमें आपको टोटल 44 बुकलेट मिलती हैं। ये 44 बुकलेट हैंड रिटन रहती हैं, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में रहता है। 44 बुकलेट इसलिए बनाई गई है कि हर टॉपिक की अलग बुकलेट है, हर टॉपिक को प्रश्नोत्तर श्रृंखला में अलग बनाया है। जैसे कि स्वास्थ्य अलग है, जनसंख्या अलग है, लोक प्रशासन अलग है, समाजशास्त्र अलग है, भौतिक रसायन अलग है, मैथ्स अलग है, कंप्यूटर अलग है, इति प्राचीन अलग है, आधुनिक अलग है, ज्योग्राफी भारत विश्व अलग है, और मध्य प्रदेश अलग है। ऐसे हर यूनिट की अलग अलग बुकलेट बनाई है। तो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वो हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स ले सकते हैं। सबसे मेन बात आप देख सकते हैं, फ्लो चार्ट डायग्राम का जहाँ जहाँ यूज़ करना है वो वहाँ पे मैं करती हूँ। तो भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में बताना है, ज़्यादा अपन को नहीं लिखना है क्योंकि टाइम कम रहता है, टाइम मैनेजमेंट करके चलना रहता है। भारत को भू आकृतिक प्रदेश को निम्न भागों में बांटा है। कौन कौन से? भारत का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भाट पठार, तटवर्ती मैदान, द्वीप समूह, उत्तर का विशाल मैदान। ये हम 200 वर्ड्स में करने वाले हैं। अब हमने सबसे पहले इंट्रो में लिख लिया है कि भारत का भू आकृतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा है। अब हम थोड़े थोड़े इनकी डिटेल पढ़ लेंगे। सबसे पहला है भारत का पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय आ जाते हैं। पहला हिमालय आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय ये परतदार चट्टानों से निर्मित 4 उपभाग होते हैं। मतलब ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से? जास्कर, कैलाश, लद्दाख और काराकोरम। ये किसको बांटा है? ट्रांस हिमालय को। याद रखना, परतदार चट्टानों से निर्मित 4 उपभाग होते हैं ट्रांस हिमालय के। कौन कौन से होते हैं? काराकोरम होता है ट्रांस हिमालय का एक भाग, जो कि ट्रांस हिमालय में है। जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी, ये ट्रांस हिमालय में है। फिर दूसरा है हिमालय। हिमालय में आते हैं शिवालिक, बृहत हिमालय, मध्य लघु हिमालय और पूर्वांचल पहाड़ियाँ। फिर उत्तर के पर्वत मैदान के बाद आता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान को भी 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है इसमें रचनात्मक मैदान और एक होता है राजस्थान का मैदान। 2 मैदानों में उत्तर के विशाल मैदान को बांटते हैं। रचनात्मक मैदान में क्या क्या आएगा? एक आता है तराई प्रदेश, एक होता है भाबर प्रदेश, फिर बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। ये रचनात्मक मैदानों के 4 भाग होते हैं। फ्रेंड, जो मेरा एमपीपीएससी मेंस का पैकेज है उसमें उसके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी दिए जाते हैं। ये पेड ग्रुप रहते हैं, जो हमारे नोट्स परचेस करते हैं उनको दिए जाते हैं। इन ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाती है। करंट अपडेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं, जैसे कि अभी कोई भी नया इशू चल रहा होगा तो उससे संबंधित प्रश्न बना के, प्रश्नोत्तर बना के उस ग्रुप में पर्टिकुलर दिया जाता है। बाकी इतिहास वगैरह में भी अलग अलग घुमा के प्रश्न कैसे आते हैं वो हमारे मेंस की नोट्स के साथ आपको जो ग्रुप मिलेगा उनमें दिया जाएगा। इसकी पीडीएफ भी मैं वहीं पर डालूंगी। तो रचनात्मक मैदान कितने भागों में बटा है? तराई प्रदेश, भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। अब हम देखते हैं राजस्थान के मैदान को कितने भागों में बांटा है। राजस्थान के मैदान को शुष्क मैदान भी बोलते हैं, और ये प्रादेशिक विभाजन इसका कैसे किया गया है? पहला है सिंधु सतलुज का मैदान, दूसरा है गंगा का मैदान, तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान और चौथा है राजस्थान का मैदान। ये प्रादेशिक विभाजन है। देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? उत्तर का विशाल मैदान जो थे, उत्तर का विशाल मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है
एक होता है रचनात्मक मैदान और एक होता है प्रादेशिक विभाजन। ये रचना के आधार पर है, तराई, खादर, भांगर, बांगर, ये रचनात्मक है। और प्रादेशिक आधार पर कौन कौन से होते हैं? ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान, सिंधु सतलुज का मैदान और राजस्थान का मैदान। सिंधु सतलुज का जो मैदान है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनता है, और राजस्थान का जो मैदान है वो लूनी नदी द्वारा बनता है, जिसको शुष्क मैदान बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा बनता है, और गंगा का मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनता है। अगला भाग है इसका प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र होता है। भारत का सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार ही है। और प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है? प्रायद्वीपीय भारत को सबसे पहले बांटा है दक्कन का पठार बांटा है। सबसे पहला कौन सा है? दक्कन का पठार है। दूसरा है दंडकारण्य का पठार। तीसरा है मेघालय का पठार। चौथा है बेंगलुरु का पठार। और पांचवा है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये दो भागों में भी प्रायद्वीपीय घाटों को बांटते हैं। तो दक्कन का पठार, दंडकारण्य पठार, मेघालय पठार, बेंगलुरु का पठार। अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार पर प्रकाश डालो, और ये आपको 100 नंबर में पूछ लिया जाता है या 200 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आपको इन्हीं प्रकारों को मतलब थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिख देना रहता है, तो आपका प्रायद्वीपीय पठार का आंसर हो जाएगा। अब है तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान, पश्चिमी तटवर्ती मैदान कौन कौन से हैं? कच्छ का मैदान, कोंकण मैदान, कन्नड़ मैदान और मालाबार का मैदान। ये पश्चिमी तटीय मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान कौन है? उत्कल तट, गोलकोंडा तट और कोरोमंडल तट। ये पूर्वी तटीय मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान में कौन कौन सा हो जाएगा? उत्कल तट हो जाएगा, गोलकोंडा तट हो जाएगा और कोरोमंडल तट। ये काय में आ जाएंगे? पूर्वी तटीय मैदान में आ जाएंगे। और पश्चिमी कौन से जाएंगे? कच्छ मैदान, कोंकण मैदान, कन्नड़ मैदान और मालाबार का मैदान। ये पश्चिमी तटीय मैदान में आ जाएंगे। अब इसके बाद है द्वीपीय समूह। द्वीप समूह को दो भागों में बांटते हैं, एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी। अरब सागर लक्षद्वीप में है और बंगाल की खाड़ी अंडमान द्वीप समूह है। लास्ट में हम उसका निष्कर्ष लिख लेंगे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत का भू आकृतिक प्रदेश विविधताओं को संजोए हुए है। तो इस प्रकार से हम अपना ये आंसर 200 नंबर में लिख सकते। देखो हमने इस छोटे से 2 पेज में, क्योंकि 200 नंबर का आंसर 2 पेज में लिखना, हमने छोटे से 2 पेज में सब कुछ समाहित किया है। कितने भागों में बांटा है, फिर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में लिख लिया हमने, जितने पर्वत हैं उनके बारे में लिख लिया। फिर हमने उत्तर के मैदान जो 2 भागों में बांटा, एक रचनात्मक मैदान और एक प्रादेशिक विभाजन, वो कर लिया। द्वीप समूह को हमने बांट लिया, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, उसके बाद तटवर्ती मैदान, पश्चिमी तट और पूर्वी तट को बांट दिया। प्रायद्वीपीय पठार को बांट दिया, पूरे प्रायद्वीपीय पठार के पूरे जितने भी भाग होते हैं उनको बांट दिया। तो इस प्रकार से हमने थोड़ी थोड़ी डिटेल सबके बारे में लिखी और लास्ट में हमने कंक्लूजन लिख दिया। तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रकार के आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से ही सेम ऐसे रेडीमेड नोट्स आपको मेरे नोट्स में मिलते हैं। मेरा नोट्स का चार्ज ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि सब कुछ हैंड रिटन रहता है। हैंड रिटन है तो हमको खुद कॉपी कराना रहता है। आप लोग इसकी सॉफ्ट कॉपी भी परचेस कर सकते हैं 44 बुकलेट की, जिसमें 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलती हैं। बाकी जो बुकलेट रहती हैं वो आपको 5 नंबर और 11 नंबर के प्रश्नोत्तर की मिलती हैं। सिलेबस इसमें पूरा कंप्लीट रहता है। जिस तरह से ये नोट्स हैं ऐसे ही ये रहते हैं। इसके अलावा आप हमारे पिछले 7 सालों की मुख्य परीक्षा के सॉल्व पेपर भी ले सकते हैं। ये भी पूरा हैंड रिटन है। इसमें 2014 से 20 तक पेपर से 1 to 4 कंप्लीट रहता है। पेपर 1 से 4 कंप्लीट है 2014 से 20 तक। साथ में 2019 और 20 का आपको पेपर हिंदी भी मिलेगा। तो ये आप परचेस करना चाहते हैं तो ये परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा पूरा मेंस का पैकेज है। इसमें पेपर 1 में 8 बुकलेट मिलती हैं, पेपर 2 में 9 बुकलेट मिलती है, पेपर 3 में बुकलेट बढ़ गई हैं, 9 बुकलेट पेपर 3 में मिलती हैं, पेपर 4 में 3 बुकलेट मिलती हैं, पेपर 5 में 1 बुकलेट और पेपर 6 में 2 बुकलेट। इस प्रकार से और ये इस तरह से बॉक्स आपके पास जाता है। एक बॉक्स आपके पास जाता है जिसमें 44 बुकलेट रखी रहती हैं। अगर आप इसके साथ प्री का नोट्स भी मंगाना चाहते हैं नेक्स्ट प्री के लिए तो 11 बुकलेट आप प्री का भी मंगवा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पैकेज मिलता है। इसके अलावा ये बुक देख सकते हैं, इस प्रकार ये आपके घर पे पहुंचती हैं। ये जिन स्टूडेंट पे पहुंची हैं उनका ही पिक मैं बता रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से बुकलेट ये मेंस की पहुँचेंगी और इस प्रकार से पूरा नोट्स आपके पास पहुँचेगा। ये सभी बुकलेट आपकी रहती है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ भी सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है संघनन को समझाकर उसके प्रमुख रूपों को बताइए। तो संघनन क्या है? गैस से जब द्रव बनता है तो वो जो परिघटना होती है वो संघनन कहलाती है। यह जस्ट वाष्पन के विपरीत होती है। संघनन क्या होता है? वाष्पन के विपरीत होता है। इसमें जलवाष्प तरल हो जाता है, इसमें जो वाष्प होती है वो क्या हो जाती है? तरल हो जाती है। संघनन की डेफिनेशन 3 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है। गैस से द्रव बनने की परिघटना संघनन कहलाती है। आप इतना भी लिख सकते हो, यह वाष्पन के विपरीत होती है और यह जिसमें जलवाष्प तरल हो जाता है। अब संघनन के रूप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला संघनन का रूप होता है ओस। नमी के संघनन के जलीय रूप, नमी का जो संघनन होता है उसका जलीय रूप क्या कहलाता है? उसका जलीय रूप ओस कहलाता है। दूसरा है पाला। जब ओशांक हिमांक बिंदु के नीचे होता है तो वो पाला कहलाता है। धुंध और कोहरा के किसे कहते हैं? जब संघनन पृथ्वी तल के निकट की वायु से छोटे जल बिंदु के रूप में होता है तो उसको धुंध व कोहरा कहते हैं। धूम्र कोहरा क्या होता है? जब कोहरे में धुआं, धूल, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषित होता है तो उसको धूम कोहरा कहते हैं। बादल क्या होता है? वायुमंडल में तैरते हुए हिम जल बिंदुओं अथवा विभिन्न आकार के धूल कणों के साथ दोनों के मिश्रित झुंड को बादल कहते हैं। तो ये बादल की परिभाषा होगी। इस प्रकार ये संघनन के रूप है। आपसे अगर ये आपसे 100 वर्ड्स में पूछा जा सकता है तो आप इसको इसी प्रकार से लिख सकते हैं। रूप अलग अलग, ओस, पाला, धुंधवा कोहरा, धूम कोहरा, बादल, ये इसके रूप है। तो इस प्रकार से संघनन अपने विभिन्न रूपों में विद्यमान रहता है। इस प्रकार से आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा आपको पसंद आया होगा। MPPSC मेंस करके एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसमें हम डेली ये वीडियो करते जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।